Hello everyone, welcome to this video. In this video we are learning some basic preposition. Firstly we will learn the definition of preposition and its use. आज की वीडियो में हम बेसिक प्रीपोजिशंस को सीखेंगे, साथ में उसके डिफिनीशंस को भी समझेंगे और इसके अलावा प्रीपोजिशंस का सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। सो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं और इनका यूज कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं और उसे समझते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, यू कैन ऑल्सो राइट, आप भी लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स रिलेशनशिप between noun and pronoun is called prepositions. Is called prepositions. So यहाँ हमने क्या लिखा? Preposition is a word. Preposition यानी संबंध सूचक। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है। विच टेल्स रिलेशनशिप, जो संबंध बताता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध को बताए वह क्या कहलाता है? संबंध सूचक कहलाता है। समझ में आया आपको? एक बार मैं फिर से बताता हूँ। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है विच टेल्स अ रिलेशनशिप, जो संबंध बताता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को बताता है, वही संबंध सूचक होता है। और एक लाइन यहाँ पास और ऐड करेंगे, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। इट इज़ ऑलवेज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। इसका यूज़ हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, राम के साथ। राम के साथ आपको एक छोटा सा फ्रेज दिख रहा है, बट इसको यदि हम अलग अलग करें तो राम यहाँ क्या है? एक नाउन है और के साथ क्या है? यहाँ पास एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश क्या बनती है? विथ। और राम यहाँ क्या है? नाउन है। तो आप देखें राम के साथ, बट यहाँ इंग्लिश क्या बने? राम विथ। लेकिन जब हम इस फ्रेज का यूज करेंगे तो ये जो प्रीपोजिशन है नाउन के पहले आएगा, तो यहाँ पास क्या बनेगा? विथ राम। विथ राम। तो डेफिनेशन यही बताना चाह रही है, ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बीच में संबंध बताए। अब यहाँ पास तो नाउन था, चलिए एक प्रोनाउन ले लेते हैं, जैसे पेन से। पेन से, यहाँ से एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश बनेगी विथ, और पेन क्या है? यहाँ पास नाउन है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पेन विथ, लेकिन जब इसका हम यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में या फिर एज अ फ्रेज, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? विथ पेन। तो ये लाइन यही बताना चाह रही है कि इसका यूज हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है विच टेल्स अ रिलेशनशिप, जो संबंध बताता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो नाउन प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है वही संबंध सूचक कहलाता है। इट इज़ ऑलवेज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, और इसका यूज़ हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पास राम के साथ एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश बनती है विथ, बट राम यहाँ पास क्या है? नाउन है। लेकिन जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन आएगा। तो राम के साथ की इंग्लिश क्या बनेगी? विथ राम। इसी तरह आप बोल सकते हैं भाई के साथ विथ ब्रदर, इस तरह बोल सकते हैं पापा के साथ विथ फादर।
तो ये था प्रीपोजिशन का डिफिनेशन। अब हमें एक एक करके सारे बेसिक प्रीपोजिशंस को सीखना है जिनका हम सेंटेंस मेकिंग में यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस में भी प्रीपोजिशंस का बहुत यूज होता है, जैसे कार से, ट्रेन से, घर में, स्कूल में, छत पर, कुर्सी में, भाई के साथ, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मेरे बगल में। ये सारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं जो फ्रेज के रूप में यूज़ होते हैं एज अ इम्परेटिव सेंटेंस, और इनका यूज हम सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं एज अ अदर वर्ड। हमने देखा था जब हमने सेंटेंस अरेंजमेंट सीखा था तो लास्ट में क्या मिला था हमें? अदर वर्ड्स मिला था, और उस अदर वर्ड्स में एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं। ओके, इसे आप नोट करिए। मैं 2 मिनट से इसे इरेज करता हूँ और एक एक करके हम सारे प्रीपोजिशंस को सीखेंगे। नोट कर लीजिए आप। ऑल राइट, आई होप यू ऑल हैव रिटन। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप डालिएगा यूज ऑफ विथ। विथ का यूज ऑफ विथ। अभी हमने विथ का यूज देखा था। अब विथ के और भी यूजेस होते हैं। हमने देखा कि के साथ के लिए हम किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। यानी जब जब के साथ आएगा तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। जैसे भाई के साथ विथ ब्रदर, विथ ब्रदर। दोस्त के साथ विथ फ्रेंड। इसी तरह आप लिख सकते हैं मेरे साथ विथ मी। अब यहाँ पास आपको समझना है कि देखिए मेरे की इंग्लिश हमेशा बनती है क्या? माई। और माई क्या होता है? आई का पजेसिव होता है। आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, और माई क्या होता है? पजेसिव होता है। लेकिन इनकी हिंदी देखें तो इसकी हिंदी होती है मैं, इसकी हिंदी होती है मुझे, और इसकी हिंदी निकलती है मेरे। तो फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पास तो आपने गलत लिखा है, विथ के बाद आप मी लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश को सेलेक्ट नहीं करते हैं कि अगर मेरे आ गया है तो यहाँ पास हम माई लिख देंगे। नहीं, मेरे की इंग्लिश माई होती है, लेकिन ये देखना है ये वर्ड आ कहाँ रहा है। अब आप देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो एक नोट डाल के आप लिखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये है पजेसिव। ये पूरा टॉपिक है चार्ट ऑफ प्रोनाउन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको समझ लेना है कि मेरे साथ की इंग्लिश यहाँ क्या बनेगी? विथ मी, क्योंकि मेरे की इंग्लिश माई होती है, बट आई बना किससे? सॉरी, माई बना किससे? आई से, और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पास क्या हो गया? मेरे साथ विथ मी। इसी तरह तुम्हारे साथ। अब आप बोलेंगे सर तुम्हारे की इंग्लिश तो योर होती है, बट अभी हमने क्या बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और यू का पजेसिव योर होता है। तो यहाँ पास यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू। तो तुम्हारे साथ विथ यू। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम चार्ट ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए
कोई ऐसा प्रोनाउन आ जाए जिसकी डिफरेंट मीनिंग बन रही हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पास ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। तो आप नोट करके लिख लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पास मेरे साथ की इंग्लिश होगी विथ मी, तुम्हारे साथ विथ यू। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं विथ का। विथ का नेक्स्ट यूज निकलता है से। लेकिन ध्यान रखेंगे से की इंग्लिश बाई भी होती है, से की इंग्लिश फ्रॉम भी होता है, लेकिन जब से आ जाए और वस्तु हो यानी कि थिंग्स हो तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। जैसे पेन से, अब आप बताइए पेन एक वस्तु है कि साधन है? आप बोलोगे सर वस्तु है। क्यों वस्तु है? क्योंकि वस्तु को हमेशा हम खुद लेके चलते हैं, लेकिन साधन से हम चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप वस्तु और साधन में डिफरेंस कर सकते हैं। तो पेन से विथ अ पेन, यहाँ इंग्लिश क्या बनेगी, विथ अ पेन। इसी तरह चाकू से विथ अ नाइफ। हम आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, बस आपको एक एक यूज समझते चलना है। इसी तरह आ जाए तीर से, आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, राम ने रावण को तीर से मारा था, तो तीर से की इंग्लिश क्या बनेगी, विथ एन एरो। अब यहाँ पास एन क्यों आ रहा है, ए क्यों आ रहा है, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो विथ के केवल दो ही यूज होते हैं, पहला के साथ और दूसरा से। के साथ के लिए हम विथ का यूज करेंगे और से के लिए भी हम विथ का यूज करेंगे, बशर्ते कि वस्तु होना चाहिए। अब इनका यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे, तो एक एग्जांपल यहाँ समझिए। जैसे मैं बोलूँ मैं राम के साथ कक्षा में बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ की इंग्लिश क्या बनेगी, आई एम सिटिंग, लेकिन राम के साथ की इंग्लिश क्या बनेगी, विथ राम। इसीलिए ये सारे प्रीपोजिशंस को हमें पढ़ना है। यदि आपको बोलना हो मैं पेन से पत्र लिख रहा हूँ, मैं पेन से पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। पेन से विथ अ पेन, तो पेन से की इंग्लिश क्या बन गई, विथ अ पेन। तो अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स को लेके चल रहे हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि यहाँ राइटिंग क्यों हो रहा है, यहाँ सिटिंग क्यों हो रहा है। अभी हमको ध्यान देना है राम के साथ की इंग्लिश विथ राम, पेन से की इंग्लिश क्या बनी, विथ अ पेन। ओके, इसे आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पास लेटर की स्पेलिंग देखिए गलत है, LETTER लेटर, और इस लेटर का मतलब क्या होता है, LATER बाद में। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो लेटर की स्पेलिंग क्या होगी, LETTER। ओके, चलिए आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का यूज देखिए, ऑफ का यूज जब हम करेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, का या फिर की या फिर के। जब दो नाउन के बीच में या फिर नाउन प्रोनाउन के बीच में का आ जाए या की आ जाए, क्या आ जाए, तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का। दूसरी चीज़, आप एफ्रोस्टॉपिक साइन और यस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जहाँ आप का यूज़ होगा आप की जगह आप एफ्रोस्टॉपिक साइन और यस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे राम का घर,
राम का घर। तो इस का की इंग्लिश क्या बनेगी? ऑफ। लेकिन यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। हाउस यहाँ आएगा और राम जी इधर जाएंगे, तो राम का घर, हाउस ऑफ राम। इसी तरह अंग्रेजी का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, तो अब देखिएगा नॉलेज इधर आएगा और का की इंग्लिश क्या बनेगी? ऑफ, और अंग्रेजी इस साइड आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब ऑफ का हम यूज़ करेंगे तो दोनों वर्ड बदल जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, वो इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा। क्लियर? यदि आपको यहाँ पास एप्रोस्ट्रोफी साइन यस का यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे? जो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, राम, और यहाँ एप्रोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और हाउस। आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो राम का घर, हाउस ऑफ राम, या फिर आप कह सकते हैं राम्स हाउस। इसी तरह यहाँ पास इंग्लिश नॉलेज, क्लियर? तो इस तरह हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। अब इसे सेंटेंस के थ्रू समझना हो तो आप कैसे यूज़ करोगे? जैसे मैं बोलूँ मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान है, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान है। मेरे पास की इंग्लिश क्या बनती है? आई हैव, और अंग्रेजी का ज्ञान की इंग्लिश क्या बनेगी? नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो क्या होगा? आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इस तरह आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे आपको बताना हो कि मुझे राम का मोबाइल नंबर पता है, या मुझे राम के घर का पता है, तो इस तरह जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आप देखोगे कि दो नाउन के बीच में अगर का, की, के आ रहा है तो वहाँ पास क्या करेंगे आप? ऑफ का यूज़ करेंगे, या फिर एप्रोस्ट्रोफी का साइन यस का यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि यहीं पास यदि इस तरह का सेंटेंस आपको मिले, इस तरह का फ्रेज देखने को मिले, जैसे बोलने का तरीका, बोलने का तरीका, तो तरीका को इंग्लिश में वे बोलते हैं, तो ये हो गया वे। का की इंग्लिश क्या हुई? ऑफ। अब देखिए बोलना यहाँ पास क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ पास आप देखिए दोनों ही क्या थे? नाउन थे। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे आप? स्पीक लिखेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? स्पीक में आईएनजी को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वे ऑफ स्पीकिंग। तो अब दूसरा नोट आपको यहाँ पास ये लिखना है कि जब किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाती है तो वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पास क्या था? स्पीक एक वर्ब थी और वर्ब में हमने आईएनजी लगाया। तो जैसे बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग, बैठने का तरीका, वे ऑफ सिटिंग, लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग, हंसने का तरीका, वे ऑफ लाफिंग, समझने का तरीका, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे बोलते अपना अपना समझने का तरीका है, सो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का तरीका, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पहली नोट मैंने लिखाई थी, यदि प्रीपोजिशन के बाद आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है तो किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। और दूसरा हमने लिखा है यदि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब में किसका यूज़ करेंगे? आईएनजी का यूज़ करेंगे। क्लियर? इसे आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे बाई का।
बाई के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कार से बाई कार, ट्रेन से बाई ट्रेन। तो चलिए पढ़ते हैं यूज़ ऑफ बाई। बाई के बहुत सारे यूज़ हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला यूज़ बाई का हम देखेंगे जब बाई की हिंदी निकलती है के द्वारा, के द्वारा। इसका यूज़ हम पैसिव वॉइस में करते हैं, जैसे मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, बाई मी, बाई मी। पापा के द्वारा, बाई फादर, बाई फादर। इसी तरह समाज के द्वारा, बाई सोसाइटी, बाई सोसाइटी। तो पहला हमने यूज़ देखा बाई का जब हिंदी क्या निकलेगी के द्वारा। दूसरा तक, तक के लिए भी हम बाई का यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं शाम तक, सुबह तक, 2 घंटे तक, अगले सोमवार तक। तो जब भी तक वर्ड आएगा उसके लिए भी हम बाई का यूज़ करेंगे, जैसे शाम तक, शाम तक, बाई इवनिंग। आप घर में बोलते हो ना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, बाई इवनिंग। 4 बजे तक, 4 बजे तक, बाई 4 PM। अगर AM है तो AM, यदि आप AM PM क्लियर नहीं है तो 4 बजे तक, बाई 4 o'clock। सोमवार तक, आप बोले हम सोमवार तक आपका काम पूरा कर देंगे, सोमवार तक, बाई मंडे। नेक्स्ट यूज़ है करके। जब करके आता है तब भी हम बाई का यूज़ करते हैं, जैसे पढ़ा करके, दौड़ करके, क्रिकेट खेल करके। अब आप बताइए सचिन पैसा कैसे कमाता है? क्रिकेट खेल करके, प्रचार करके। मैं कैसे पैसे कमाता हूँ? पढ़ा करके, पढ़ा करके, बाई टीचिंग। क्रिकेट खेल करके, क्रिकेट खेल करके, बाई प्लेइंग क्रिकेट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाना गा करके, गाना गा करके। तो करके के लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। और गाना सिंग, सिंग एक वर्ब है तो यहाँ पास ING लगेगा। यहाँ भी देखिए ING लगी, यहाँ भी ING लगी है, क्योंकि पढ़ाना एक वर्ब है, टीच, खेलना एक वर्ब है, तो वहाँ पास ING लगेगा। यहाँ पास गाना गा करके, बाई सिंगिंग सॉन्ग। तो कोई भी प्रपोजिशन हो, यदि वर्ब आ रही है तो वर्ब में आपको ING लगाना है। ओके, इसे नोट करिए। अभी बाई के और भी यूजेस हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा। बाई का यूज हम साधन के लिए भी करते हैं,
जब इसकी मीनिंग क्या निकलती है, से। आपको मैंने बताया था कि से के लिए आप किसका यूज़ करते हो, विथ का भी यूज़ करते हो, लेकिन वहाँ वस्तु होनी चाहिए। लेकिन से आ जाए और क्या हो, साधन, से आ जाए और साधन हो तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। लेकिन वस्तु होती तो किसका यूज़ करेंगे, विथ का। जैसे ट्रेन से, अब आप बताइए ट्रेन को क्या हम जेब में लेके चलते हैं, आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए यहाँ किसका यूज़ करेंगे, बाई का। तो ट्रेन से बाई ट्रेन। इसी तरह आप बोलो बस से, बोलिए बस से बाई बस, आपको बोलते जाना है, बस से बाई बस। इसी तरह आपको बोलना हो कार से बाई कार। क्लियर। दूसरा बाई का यूज़ क्या निकलेगा, और के बगल में, के बगल में। जैसे आप बोलो कि मैं कक्षा में दोस्त के बगल में बैठता हूँ, दोस्त के बगल में, दोस्त के बगल में, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगी, बाई फ्रेंड। आप बोलो मेरा घर कॉलेज के बगल में है, कॉलेज के बगल में, बाई कॉलेज। तो ये थे बाई का यूज़। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाई का यूज़ हम करते हैं जब के द्वारा हिंदी निकलती है, जैसे मेरे द्वारा बाई मी, तुम्हारे द्वारा बाई यू, पापा के द्वारा बाई फादर, दोस्त के द्वारा बाई फ्रेंड। दूसरा हमने देखा कि जब करके आएगा तब भी हम बाई का यूज़ करते हैं, जैसे पढ़ा करके बाई टीचिंग, खेल करके बाई प्लेइंग, ठीक, लिख करके बाई राइटिंग, कहानी लिख करके बाई राइटिंग स्टोरी। फिर हमने देखा बाई का यूज़ साधन के लिए भी करते हैं जब उसकी हिंदी मीनिंग क्या निकले, से। जैसे कार से बाई कार, ट्रेन से बाई ट्रेन, बस से बाई बस। फिर हमने देखा के बगल के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे बगल में बाई मी, तुम्हारे बगल में बाई यू, बस स्टैंड के बगल में बाई बस स्टैंड। फिर हमने देखा बाई का यूज़ और कहाँ करते हैं हम, जब तक आ जाए, जैसे शाम तक बाई इवनिंग, सुबह तक बाई मॉर्निंग, 2 बजे तक बाई 2 o'clock, 2 दिन तक बाई 2 days, 10 दिन तक बाई 10 days। तो इस तरह हम बाई का यूज़ करते हैं। इसे आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। ओके, चलिए आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट यूज़ हम देखेंगे यूज़ ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड की हिंदी क्या निकलती है, के पीछे, के पीछे। जैसे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे, बिहाइंड यू। या फिर आप बोलो आपकी सफलता के पीछे, आपकी सफलता के पीछे, बिहाइंड योर सक्सेस। ओके। यदि आपको बोलना हो बस स्टैंड के पीछे, बस स्टैंड के पीछे, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, बिहाइंड द बस स्टैंड। क्लियर। तो इस तरह हम
यूज़ करते हैं बिहाइंड का। आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी के पीछे आएगा तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, बिहाइंड का यूज़ करेंगे। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे मेरे पीछे बिहाइंड मी, तुम्हारे पीछे बिहाइंड यू, आपकी सफलता के पीछे बिहाइंड योर सक्सेस, इस षड्यंत्र के पीछे बिहाइंड दिस प्लॉट, बिहाइंड दिस प्लॉट। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे बिहाइंड का, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं एट का यूज़। ओके, एट की हिंदी निकलती है में या फिर पर, लेकिन डिपेंड्स करता है कि इसका यूज़ हम कर कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक नोट डालकर लिखें कि एट का यूज़ छोटे स्थान के लिए किया जाता है। आप लिखेंगे एट का यूज़ छोटे स्थान के लिए किया जाता है। अब आप समझिएगा छोटे स्थान क्या होंगे। छोटे स्थान किसी शहर के अंदर की कॉलोनियाँ होंगी। छोटे स्थान क्या होगा, किसी शहर के अंदर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यानी छोटी जो शहर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वहाँ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। क्लियर। दूसरा आप लिखेंगे कि समय बताने के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। समय बताने के लिए एट का यूज़ करते हैं, जैसे 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे, या इन सभी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। फिर आप नोट डाल के लिखेंगे कि जब समय घंटे में होता है यानी आर में होता है तो वहाँ हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। पहला मैंने क्या बोला कि समय बताने के लिए एट का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब समय घंटे में हो तब हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। और पहली बात मैंने क्या बोली थी कि छोटे स्थान के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे ज्ञान कॉलोनी में, ज्ञान कॉलोनी में। अब देखिए कॉलोनी यानी किसी शहर के अंदर ही होती है कॉलोनी, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे, इस में के लिए इंग्लिश क्या बनेगी अब, एट, ज्ञान कॉलोनी, एट ज्ञान कॉलोनी। इसी तरह बस स्टैंड में एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड। नेक्स्ट समझिएगा, जैसे बोल दूँ रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एट द रेलवे स्टेशन। यदि आपको बोलना हो घर में, घर में एट होम, एट होम। क्लियर। तो इन सभी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ओके। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे घर में, एट होम। आप लिखते जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, घर में, एट होम, कॉलेज में, एट कॉलेज, स्कूल में, एट स्कूल, यूनिवर्सिटी में, एट यूनिवर्सिटी, रिसेप्शन में, एट रिसेप्शन, बस स्टैंड में, एट द बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में, एट द रेलवे स्टेशन, किनारे में, एट द कॉर्नर, लेकिन बाहर का किनारा हो, जैसे कमरे के, यदि कमरे के अंदर का किनारा है तो इन द कॉर्नर, यदि कमरे के बाहर का किनारा है तो एट द कॉर्नर। क्लियर। 7 बजे, एट 7 o'clock, इसको मैं लिखता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आ जाए
7 बजे। तो देखिए पहले तो 8 का यूज़ करेंगे, क्लियर, फिर 7 बजे हैं तो यहाँ ओ क्लॉक का भी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 पूरे पूरे किस में है, घंटे में है। लेकिन अगर आ जाए 7:30 बजे तो आप क्या करेंगे, 8 7:30 AM होगा तो AM, PM होगा तो PM। तो इस तरह हम 8 का यूज़ करते हैं, क्लियर। और भी 8 का यूज़ आप लिखेंगे, जैसे चौराहे में एट द स्क्वायर, ठीक। दुकान में, यदि आप दुकान के बाहर है तो एट द शॉप, गेट में एट द गेट, क्लियर, एट द गेट। तो इन सभी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, स्कूल में एट स्कूल, कॉलेज में एट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एट यूनिवर्सिटी, बस स्टैंड में एट द बस स्टैंड, किनारे में एट द कॉर्नर, लेकिन बाहर का किनारा हो, क्लियर। रिसेप्शन में एट रिसेप्शन, एट द डिले भी बोलते हैं, एट द डिले मतलब देरी में एट द डिले, थिएटर में एट द थिएटर में एट द थिएटर। फिर आ जाए रिसेप्शन में एट रिसेप्शन, 7 बजे एट 7 o'clock, 8 बजे एट 8 o'clock, 9 बजे एट 9 o'clock, 9:30 बजे एट 9:30, AM होगा तो मॉर्निंग होगा तो AM, और इवनिंग का टाइम होगा तो PM, क्लियर। तो इन सभी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इनका यूज़ आपको बताता हूँ। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इनका। ओके, और इसकी भी हिंदी क्या निकलती है, में या फिर पर, क्लियर। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि छोटे स्थानों के लिए तो हमने किसका यूज़ किया, एट का, तो बड़े स्थानों के लिए हम किसका करेंगे यूज़, इनका। तो आप लिखेंगे कि बड़े स्थानों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब बड़े स्थान क्या होंगे, जैसे किसी भी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट, वो क्या होगा, बड़ा स्थान होगा। जैसे सतना में, भोपाल में, इंदौर में, तो इन सभी जगह आप किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लिखें रीवा में इन रीवा, सतना में इन सतना। आपसे कोई पूछे आप कहाँ हो और आप सतना में हो तो आप क्या बोलोगे, इन सतना, आई एम इन सतना। इसी तरह भोपाल में इन भोपाल। लेकिन आपको यहाँ पास ध्यान देना है कि जब दो चीज़ें एक साथ आ जाएं, जैसे यहीं पास क्या आ जाए, भोपाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगर दो चीज़ें यहाँ एक साथ आ गई, भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आप बताइए यहाँ पास छोटा क्या है। अब आप बोलोगे सर भोपाल, तो छोटी जगह के लिए एट का यूज़, तो एट भोपाल, और बड़ा क्या है एमपी, तो क्या हो जाएगा इन एमपी। क्लियर। तो इस तरह आप छोटी और बड़ी चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे। जो चीज़ छोटा होगा वहाँ एट का यूज़, तो किसी भी शहर के अंदर जो छोटी छोटी जगहें होंगी वहाँ हम एट का यूज़ करेंगे। क्लियर। ओके, इसके अलावा और हम इन का यूज़ कहाँ करते हैं, इन का यूज़ हम दिनों को बताने के लिए करते हैं, सॉरी दिन नहीं, ड्यूरिंग द डे। जैसे हम बताते हैं सुबह, शाम, दोपहर, तो यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे,
इन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सुबह, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इन द मॉर्निंग। इसी तरह शाम, इन द इवनिंग। इसी तरह दोपहर, इन द आफ्टरनून। लेकिन ध्यान रखेंगे स्पेशली रात में, एट नाइट, एट नाइट। ओके, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं इनका। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब एट नाइट होता है, कब इन द नाइट होता है और कब ऑन द नाइट होता है। इसको आप लिखेंगे, थोड़ी देर से मैं जस्ट बताऊंगा कि इन द नाइट कब बोलते हैं, एट नाइट कब बोलते हैं, ऑन द नाइट कब बोलते हैं। क्लियर? जब मैं ऑन का यूज़ आपको पढ़ा दूंगा तब फिर मैं इस नाइट वर्ड में स्पेशली आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कब एट नाइट बोलते हैं, कब इन द नाइट बोलते हैं और कब ऑन द नाइट बोलते हैं। क्लियर? इसको आप नोट करिए। और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इनका यूज़ मंथ को बताने के लिए भी करते हैं, मंथ्स के लिए करते हैं। यहाँ पास मैं लिखे दे रहा हूँ मंथ्स के लिए। जैसे आपको बोल रहा हूँ जुलाई में मेरा जन्मदिन है, जुलाई में तो क्या हो जाएगा? इन जुलाई। इसी तरह आपको बोलना हो जनवरी में मेरा एग्ज़ाम है तो क्या हो जाएगा? इन जनवरी। क्लियर? तो इन सभी जगह हम इन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिक्स चीज़ें हैं जहाँ केवल इन का यूज़ होता है, जैसे बगीचे में, इन द गार्डन, मैदान में, इन द फील्ड, किचन में, इन द किचन, बाथरूम में, इन द बाथरूम, सिनेमा में, इन द सिनेमा, जुलाई में, इन जुलाई, अगस्त में, इन अगस्त, जनवरी में, इन जनवरी। यदि आपको सन बताना हो, सन के लिए भी हम करते हैं। ईयर को भी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना हो 2010 में तो यहाँ भी इन का यूज़ करेंगे, इन 2010। 2012 में, इन 2012। यदि आपको बोलना हो 1993 में, इन 1993। तो ईयर भी बताना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। यदि आपको सुबह शाम दोपहर जैसे बोलना हो, मैं सुबह मिलूँगा तो इन द मॉर्निंग, मैं शाम को मिलूँगा इन द इवनिंग, मैं दोपहर में मिलूँगा इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। क्लियर? तो इन सभी जगह हम किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। मैं आपको एट का यूज़ और इन का यूज़, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो फिक्स हैं, जहाँ केवल एट का यूज़ होता है, जहाँ केवल इन का यूज़ होता है, मैं आपको इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसमें अप्रॉक्सीमेट 250 प्लस या 300 प्लस छोटे छोटे फ्रेज होंगे, जहाँ आपको उन सारे फ्रेज को क्या करना है, कई बार रीडिंग कर लेना है तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे रात में, एट नाइट, सुबह, इन द मॉर्निंग। तो इस तरह के बहुत सारे फिक्स चीज़ें हैं। जैसे आ जाए किनारे में, लेकिन रूम के अंदर का किनारा हो तो इन द कॉर्नर का यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे आपको बोलना हो बस में तो यहाँ केवल ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन द बस। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे कार में तो इन अ कार। अब आप देखेंगे कि बस में ऑन द बस, लेकिन कार में इन द कार, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, जो फिक्स हैं, जिनके साथ केवल इन का ही, जिनके साथ केवल ऑन का ही, जिनके साथ केवल एट का ही यूज़ होता है, उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको क्या करना है, उन सभी को लिखना है और बार बार रीडिंग करना है, तो आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ओके, फिलहाल आप इसको नोट करिए ताकि मैं नेक्स्ट यूज़ बता पाऊँ। चलिए, आपने लिख लिया होगा।
चलिए नेक्स्ट यूज़ हम देखेंगे ऑन का यूज़। ऑन, ओके, ऑन की भी हिंदी निकलती है में या फिर पर या फिर को। ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ भी आप ऑन का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं दिनों के लिए, डे के लिए। जैसे सोमवार को आप बोलते हैं ना, सोमवार को मेरा उपवास है। तो देखिए जब डे आ जाए और वहाँ को मिले तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ऑन। और सोमवार को क्या बोलते हैं, मंडे। तो सोमवार को ऑन मंडे। इसी तरह आ जाए रविवार को ऑन संडे, रविवार को ऑन संडे। तो जब भी आपको दिन बताना हो तो उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। लेकिन उसके साथ को वर्ड आना चाहिए, मे वर्ड आना चाहिए, पर वर्ड आना चाहिए। अगर यहीं पास से होता तो फिर हम ऑन का यूज़ नहीं करते, फिर हम किसका यूज़ करते, फ्रॉम का यूज़ करते। इसी तरह एक और देखिए, जैसे आपको बोलना हो गुरुवार को तो क्या बोलेंगे, ऑन थर्सडे। क्लियर। तो ये हो गया डे के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे जब उसके साथ ये मीनिंग निकले। दूसरा हम किसके लिए करते हैं, डेट को भी बताने के लिए, यानी तारीख बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना हो 26 जनवरी को, 26 जनवरी को, तो इस को के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन देखिए 26 जनवरी नहीं होता, जनवरी की 26 तारीख होता है, जनवरी की 26। और आपको मैंने बताया था कि जब दो वर्ड के बीच में आपको का के की मिल जाएगा तो किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का। तो 26 जनवरी की इंग्लिश क्या बनेगी, ऑन 26 ऑफ जनवरी, यानी जनवरी की 26 तारीख को। क्योंकि जनवरी की तो एक तारीख भी होती है। अगर आपको बोलना हो 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, 1 जनवरी को, तो क्या हो जाएगा, ऑन 1 ऑफ जनवरी। क्लियर। तो डेट बताने के लिए आपको किसका यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है। सेकेंड थिंग, आपको जब फेस्टिवल बताना हो, फेस्टिवल बताना हो तो वहाँ भी किसका यूज़ करेंगे आप, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे होली में, अब देखिए यहाँ फेस्टिवल है और यहाँ मे वर्ड आ रहा है, मे आ रहा है। अब मे के लिए तो हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये वर्ड ये क्या है, फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल के साथ यदि मे आएगा तो फिर वहाँ इंग्लिश क्या बनेगी, मे की ऑन बनेगी। तो होली में ऑन होली, यानी जो साल में एक बार आए उन सभी के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, ऑन का। जैसे दिवाली में ऑन दिवाली। इसी तरह आ जाए रक्षाबंधन में ऑन रक्षाबंधन। यदि आपको बोलना हो जन्मदिन में तो क्या होगा, ऑन बर्थडे। क्लियर। तो इन सभी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑन का यूज़ करते हैं दिनों के साथ जब उसकी हिंदी मीनिंग क्या रहे, मे, पर या को। जैसे सोमवार को ऑन मंडे, रविवार को ऑन संडे, गुरुवार को ऑन थर्सडे। इसी तरह आ जाए 26 डेट बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे 26 जनवरी को ऑन 26 ऑफ जनवरी। यहाँ ऑफ का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि जनवरी की 26 तारीख होता है, जनवरी की 26, तो 26 इधर आएगा और जनवरी उधर जाएगा। बीच में की के लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। इसी तरह 1 जनवरी को ऑन 1 ऑफ जनवरी। फिर मैंने क्या बताया कि फेस्टिवल के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे होली में ऑन होली, दिवाली में ऑन दिवाली, जन्मदिन में ऑन बर्थडे। क्लियर। तो इन सभी जगह हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी वस्तुएं होती है वहाँ भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल में, मोबाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक वाली वस्तु ही ना है, मोबाइल में ऑन मोबाइल, कंप्यूटर में ऑन कंप्यूटर, टीवी में ऑन टीवी, वॉशिंग मशीन में ऑन वॉशिंग मशीन, रेडियो में ऑन रेडियो। यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं और उनके साथ क्या आ जाए, में आ जाए, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। बस इन वर्ड को आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि इन वर्डों का यूज़ कहाँ हो रहा है। अगर यहीं पास आ जाएगा होली से, तो फिर वहाँ पास सिंस होली बनेगा या फिर फ्रॉम होली बनेगा। ठीक
ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट यूज़ देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि कब एट नाइट, कब इन द नाइट और कब ऑन द नाइट का यूज़ करते हैं, तो देखिएगा। एट नाइट का यूज़ हम तब करते हैं जब रोज़ वाली रात हो। रोज़ वाली रात का मतलब जो आप डेली करते हो, जैसे मैं रात में सोता हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ, मैं रात में खाना खाता हूँ, मैं रात में टीवी देखता हूँ, तो इन सभी जगह किसका यूज़ करेंगे हम? एट नाइट। दूसरी चीज़ इन द नाइट। इन द नाइट का यूज़ हम करते हैं जब स्पेशल वाली रात होती है। स्पेशल वाली रात का मतलब ये कि मेरी बाइक रात में चोरी हो गई। तो क्या बाइक रात में डेली चोरी होती है? नहीं ना। तो वो रात आपके लिए क्या हो गई? स्पेशल हो गई। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे दादाजी रात में ख़त्म हो गए, तो क्या मेरे जितने दादाजी हैं सब रात में ही ख़त्म होते हैं? नहीं। तो यहाँ पास क्या होगा? इन द नाइट। यानी जब स्पेशल वाली रात होगी तो वहाँ आप इन द नाइट, यानी कोई ऐसा इवेंट जो आपके जीवन में पहली बार हुआ हो, जो रोज़ होगा एट नाइट, जो स्पेशल होगा वहाँ इन द नाइट। और ये होता है पर्पज़ वाला, जैसे ऑन द नाइट ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ। तो यहाँ पास डे भी आ सकता है और फेस्टिवल भी आ सकता है, जैसे डे भी आएगा और फेस्टिवल भी आएगा। तो एग्ज़ाम्पल समझिए, जैसे मैं बोलूँ सोमवार की रात को, ऑन द नाइट ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ मंडे। सोमवार की रात को ऑन द नाइट ऑफ मंडे। मैं बोलूँ दिवाली की रात को, ऑन द नाइट ऑफ दिवाली। मैं कहूँ 2 जनवरी की रात को, ऑन द नाइट ऑफ 2 ऑफ जनवरी। 2 जनवरी की रात को, ऑन द नाइट ऑफ 2 ऑफ जनवरी। तो सेंटेंस के थ्रू चलिए समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट 10 एट नाइट। तो एट नाइट रोज़ वाली रात हो गई। यहाँ पास माई बाइक वॉज स्टोलन इन द नाइट। मेरी बाइक रात में चोरी हो गई थी। तो यहाँ पास इन द नाइट, क्योंकि बाइक तो रोज़ रात में चोरी नहीं होती। और यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरा हाथ दिवाली की रात को जल गया था। तो क्या होगा? माई हैंड वर burnt on the night of दिवाली। तो इस तरह आपको समझना है कि ऑन द नाइट आपका यूज़ तब कब करते हैं, इन द नाइट का कब यूज़ करते हैं, और एट नाइट का। तो रोज़ वाली रात एट नाइट, स्पेशल वाली रात इन द नाइट। और किसी की रात को, जैसे आप बोलें कि सोमवार की रात को,
ऑन द नाइट ऑफ मंडे। तो इस तरह एट नाइट, इन द नाइट और ऑन द नाइट का यूज़ करते हैं। इसे आप नोट करिए, फिर कुछ और बेसिक प्रीपोजिशंस को पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस को देखे, साथ ही में हमने क्या देखा, प्रीपोजिशन की डिफिनीशन देखी और हमने सीखा कि प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह से करते हैं। कुछ हमने प्रीपोजिशन भी पढ़े जैसे विथ, ऑफ, एट, इन, ऑन, बाई, ये सारे बेसिक प्रीपोजिशन पढ़े। अभी हमको बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़ना है जिनका स्पोकन इंग्लिश में हम सेंटेंस में भी करते हैं और एज अ इम्परेटिव में भी करते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यदि जितना भी मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 9893296962। व्हाट्सअप जब आप करेंगे तो अपना नेम लिखेंगे और नेम के साथ साथ आप कहाँ से हैं, फ्रॉम। क्लियर, अपना नाम लिखना है और आप कहाँ से हैं। इतना लिखने के बाद आपको बताना है कि PDF ऑफ प्रीपोजिशन, PDF ऑफ टेंस, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ की PDF दूंगा, आपको इतना लिखना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा आप जब व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको पहले से ही अवेलेबल रहेगी, या फिर आप जैसे देरी से ग्रुप में ऐड करेंगे तो जितने भी वहाँ के मेंबर्स होंगे आपको क्या करेंगे, वो PDF अवेलेबल करा देंगे। इट्स ओके। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं। It's okay. So thanks for today. See you tomorrow. All the best. Happy learning English. All the best.